देखो, अभी हम कहाँ बात करने वाले हैं? अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। उसका सारा डेटा नया होगा। जो मेरी पुराने वाली क्लास थी वो 3 साल पहले की क्लास है। समझ में आई? उसका सब कुछ डेटा बदल चुका। और दूसरा, और 3 साल में मैं भी बदल चुका बहुत ज्यादा। समझ में आएगी बात? है दोनों नॉलेज भी तो एनरिच हुई है। समझ में आया? तो फिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है मतलब बीमारी क्या? पहले थोड़ा समझ लो कि हम पढ़ने वाले का कहाँ कहाँ काम है। तो हम पढ़ने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ने वाले? यस, वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था। अब ये क्यों जरूरी, पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी? पहली बात तो ये समझ लो, बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझे बिना आप भारत की अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? है आपको आधी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझ और भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ते हुए पढ़े। खासकर सिविल सर्विस के विद्यार्थियों के लिए। दूसरे विद्यार्थी भी जैसे देख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, समझ में क्षमता होनी चाहिए समझने की चीजों को। क्योंकि अगर सिविल का सवाल देखोगे तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट पेपर है और सबसे ज्यादा कम नंबर जो प्राप्त हो रहे हैं बच्चों को, जस्ट जीएस थर्ड के अंदर, जीएस थर्ड मतलब तीसरे नंबर का जो पेपर है, और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी। और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम जोड़ कर नहीं पढ़ते, एक सेपरेटेड टॉपिक टॉपिक में बांट कर पढ़ते हैं। यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। समझ में आई बात? या कि आप किसी ये सब्जेक्ट तो मतलब ऐसा, इसे आप चाह कभी कभी भी एक पर्टिकुलर एक एरिया में फील्ड करके फिक्स नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और इस टॉपिक इसे सब्जेक्ट को जोड़ जोड़ के पढ़ा जा। मैंने पहले ही बता दिया, भारत की अर्थव्यवस्था की, इंडिया की इकोनॉमी की, वर्ल्ड इकोनॉमी के बिना, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बिना आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि सब चीजें जुड़ी हुई, और कैसे जुड़ी हुई इस बात को हम समझेंगे। और दूसरा, समझेंगे ही नहीं किसके कौन कौन से विद्यार्थियों के लिए, सब चीज ध्यान से समझ लो। सबसे पहली चीज यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने का यूपीएससी वालों का आज तक जितने पेपर में आए हुए। दूसरे नंबर पर पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए, समझ में आई बात? है ये क्लास मेरी सारी बिल्कुल नहीं होगी, समझिए, ये क्लास सारी यूट्यूब पर जाएगी। ठीक, तो यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, अब पीसीएस का कौन सा हो सका? आप भाई यूपी के हो, आप हमारे पास यूके के हो, आप हमारे पास बिहार के हो, सही बात है, आप हमारे पास कहीं भी कोई सा भी पीसीएस हो हमारे पास पूरे इंडिया के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमी में समझाने वाला हूँ, वैश्विक अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या कुछ फिल्म्स के फैक्ट भी कवर हो जाने वाले, और मेंस के फैक्ट भी, मेंस तो सारे कवर होने वाला। सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी क्या, कि मेंस लिखा ही नहीं जा रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कहां से क्या क्या रहा। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा, 3 4 4 क्लास के बाद में किस तरह मेरे पढ़ाने का क्या स्टाइल होगा। सबसे पहले मैं टॉपिक को क्लियर करूंगा। समझ बात है? धीरे धीरे जैसे 3 या 4 दिन बीतेंगे, 3 या 4 दिन बीतने के पश्चात मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लगा दूंगा कि एक यूनिट जो मेंस के अंदर लिखी हुई, ये जीएस थर्ड पहली यूनिट, इसमें प्रोडक्शन उत्पादन लिखा हुआ, इस पर सवाल आ रहा, बार 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 आता चला जा रहा। ऐसा सवाल आया तो ऐसे लिखना, और एक एक पेज का नोट दिखाऊंगा तुम्हें बना के पूरा का पूरा। बात समझ में आई है? जो मैंने खुद बना रखा, पता लग चुका क्या कहा मैंने तुम्हें। उसके बाद क्या करूंगा, जितने भी इसमें क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन में खुद डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन मेंस के। अच्छा, फिल्म्स का एक भी फिल्म्स का फैक्ट नहीं छुड़वाने का। और तुम बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को तुम चाह कर भी तोड़ कर नहीं पढ़ सकते, जोड़ कर पढ़ना होगा सब्जेक्ट को। समझ में आई बात है? तो इस तरह हम धीरे धीरे अब अपनी कहानी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले। और जो जो बातें तुम्हें बताई जाएगी ना, उन सब बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना, और सारा डेटा बिल्कुल नया होगा। क्योंकि 3 साल में सब कुछ बदल जाता है। खासकर कोरोना के साथ तो भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करी, साथ साथ दोनों की दोनों। समझ बात? तो हम सारा डेटा नया लेकर आएंगे, डेटा नया लेकर आएंगे। दूसरा, फिर 3 4 साल क्लास तक तो फिर इसका कोई उम्मीद नहीं है इन क्लास से। फिर धीरे धीरे ये उदाहरण काम आएंगे लोगों को। ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ ज्यादा फुल फोकस रहेगा मेंस पर। पिछली बार मेरे समझाने पर तो मेंस पर भी रहेगा, समझाने पर भी रहेगा। और हमारे पास वैश्विक भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़कर कनेक्ट कर देखते हैं कितना डेटा तुम कंज्यूम कर पाते हो, और उस डेटा को अपने अंदर समाहित करने के बाद वो हाथों से कैसे निकलता है यहाँ से। समझ में आई? उसकी यात्रा, ये मेहनत करनी है मुझे। बात समझ में आई है? अब हम इस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ाएंगे तुम एग्रीकल्चर वाला पूरा सेक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पूरी क्या बोलते हैं इसे, कृषि, कृषि से संबंधित सारी चीजें पढ़ाएंगे तुम्हें, सब कुछ ए टू जेड, कुछ नहीं छुड़वाने के। एग्रीकल्चर तो कोई सवाल आ जा मतलब क्या है, हाँ कितने भी जितने पेपर है सबको कवर कर ले जाएगा सब। एमएसपी वगैरह, ये वो ये सब, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सब जनरल जितने भी टॉपिक उसमें दे रखे सारे, जितने भी सिविल के एग्जाम में दे रखे वो सारे कवर करवाएंगे। दूसरा, याद करवा देंगे। अब ये पॉइंट आएंगे, अब ये लिखने, अब ये आगे पॉइंट ये लिखने, इतने पॉइंट दिमाग में पड़े रहने चाहिए। दूसरों से एक नंबर ऐसे आगे निकल सकते हो, इतने पॉइंट लिखोगे तो ऐसे निकल जाओगे आगे। तो अब जो हमारी कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही, वैश्विक अर्थव्यवस्था की। जरूरी है, हाँ सारे सब्जेक्टों को जोड़ लगी है। समझ में आई बात है? क्योंकि जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है ना, वो देश ही खराब है, देश ही खराब है, मजाक नहीं कर रहा हो। हम इकोनॉमी के बेस पे पीछे हो चुके हैं।
हम $5 ट्रिलियन पर सफर कर रहे हैं। चाइना चाइना कहाँ $22 ट्रिलियन पर, अमेरिका कहाँ $29 ट्रिलियन पर, और हम कहाँ 5 का सपना देख रहे हैं 2030 तक। समझ में आई बात या? ठीक, तो इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो आप पढ़ाने वाले ये है कहाँ, इसका सिलेबस का। पहले ये बताओ कौन सा एग्जाम को कवर करेगा? इसको। किस? प्री प्लस मेंस को। समझ में आई बात है? अब यूं नहीं है कि मैं पीएचडी कर रहा हूं तो अर्थशास्त्र में कि मैं अपना पूरा सारा ज्ञान तुम पर थोप दूंगा। मेरे पास बहुत नॉलेज है इस सब्जेक्ट की भी और दूसरे सब्जेक्टों की। मैं कभी भी किसी भी चीज को किसी पर इम्पोज नहीं करता, थोपता नहीं। मैं एक सीमा हो एक निर्धारित कर लेता हूं, मैं इस परिधि के बाहर ही मेरे को नहीं जाना, क्योंकि इस एग्जाम की भी एक परिधि हो, सरकमटेंस हो, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। समझ में आया? लेकिन इतना भी छोटा एग्जाम नहीं है कि आराम से जाओगे और उठाकर लिख दोगे। चीजों की समझ होनी चाहिए, शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, इन शब्दों का ये मतलब हो लोकल लैंग्वेज में पता होना चाहिए। समझ में आती है? क्योंकि जितनी भी समस्याएं लोकल स्तर पर, भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत, तो जितनी भी समस्याएं भारत के अंदर बसती है सभी सारी की सारी ग्रामीण में बसती है, और हम ग्रामीण से आते हैं और अच्छी तरह मालूम है कि पढ़ने के पश्चात टॉप लेवल से उन समस्याओं को निचले स्तर पर भी देखता हूं मैं। समझ में आएगी बात? तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इसका सुधार कैसे होगा, क्योंकि मैं लोगों से बात जो करता हूँ इतने सारे लोगों से। समझ में आएगी बात? तो मैंने, और तुम भी देखोगे मेरे साथ साथ देखोगे, अच्छा यहाँ इस लेवल पे ये समस्या और इसे ऐसे टैकल करके ऐसे सही करना, वही आंसर राइटिंग में झलक जाएगा। समझ में आएगी बात? ठीक, चलो। तो यहाँ लिखा हुआ तो भारतीय की अर्थव्यवस्था है वही हमारे पास, लेकिन हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हुए पढ़ेंगे। सिविल सर्विस के विद्यार्थियों के लिए है, दूसरे बच्चे भी चाहे तो देख सकते हैं। समझ में आएगी बात? ये पता लग चुका क्या है? अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात, सब इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है क्या क्या बला है। एक तो हमारे पास, सुधर जा, या तो पढ़ना शुरू कर दो, मैं भी समझा रहा हूँ तुम्हें, या तो पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो ये वाला जन्म हो लिया तुम्हारा, इसमें जितना होना था वो सब हो गया। समझ में आएगी बात? इस जन्म के बस इतना ही था, बस तुम्हारा खत्म इसका खेल, इसके बाद में पढ़ाने का भी नहीं याद रखा था बात। समझ में आएगी बात? ये बस हो लिया, ये 26 से लास्ट, इसके बाद में पढ़ाने का भी नहीं, तो इस जन्म का लास्ट तुम्हारा बस। अब भी मौका दे रहा हूँ नया डायलॉग आया, इस जन्म का हो गया, ठीक है। चलो देख लो क्या लिखा हुआ, अर्थशास्त्र क्या लिखा हुआ, अर्थव्यवस्था। इसकी नींव को समझना, यस नींव को समझना। इसकी सबसे पहले समझेंगे ये क्या हो, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के हो हमारे पास, अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था क्या हो, अर्थशास्त्र क्या हो, थोड़ा थोड़ा समझ लो, पुराने वाले नोट में भी लिखा हुआ यही सब चीजें लिखी हो हमारे पास, ठीक है। तो समझेंगे तो फिर धीरे धीरे चलेंगे, और हम पहली यूनिट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी के अंदर पहली यूनिट, और जीएस के जो पीसीएस के अंदर, उसके अंदर भी पहली यूनिट हमारे पास प्रोडक्शन लिखा हुआ, उत्पादन लिखा हुआ, प्रोडक्शन। इस पर सवाल हर बार आ गया, समझ में आती है? प्रोडक्शन पर इसका नाम क्या है, उत्पादन। तो उत्पादन दिमाग में ध्यान करके रखना, इस एक बहुत बड़ी चीज है हमारे पास। तो ये मुझे समझना कि उत्पादन हमारे पास क्या हो। आहा आहा, किसके बारे में समझना मुझे? प्रोडक्शन, उत्पादन। सवाल है ना इस पर, हर साल एक सवाल। सरकार ने 2020 में क्या चलाई? पीएलआई स्कीम चलाई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उत्पाद प्रोत्साहन योजना। अच्छा, क्यों चलाई? क्योंकि उत्पादन को बढ़ाना। पूरी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत की नहीं बता रहा हूं, पूरी दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जब मैं किसी देश को कहता हूं ना एक अर्थव्यवस्था, तो मैं देश को इंडिकेट कर रहा हूं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी उत्पादन के आसपास घूमती है, एक ही शब्द के आसपास। समझ में एक बार, सब कुछ भी करोगे सब प्रोडक्शन तक रुक जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक, क्योंकि उत्पादन ही एक प्रकार की आय हो, वही व्यय हो। सही, उत्पादन, आय और व्यय, यही तीनों चीज हो। देश में कितने रुपए का उत्पादन हुआ, कितने पैसे कमाए आपने, वही उत्पादन, वही जीडीपी है, यही है देश का जीडीपी। कैसे बात करेंगे अभी इस बात पर, समझना चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके समझ गए। उसके बाद एक समझेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र क्या हो, अच्छा, फिर समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या हो, उसके बाद हमारे पास ये हो इकोनॉमी क्या हो हमारे पास। अगर हम देखो कितनी बड़ी बात है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो हमारे पास, एक हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक हो चीजों को छोटे लेवल पर समझना, व्यक्तिगत स्तर पर समझना चीजों को। आप बात करते हैं अपने घर की, कि आपके घर में पैसा कहां कहां से आता। एक तो आप भी पैसा कमा रहे, आपके बहन भाई सारे पैसा कमा रहे, दूसरा आपके स्टार्टअप्स काम कर रहे, अपने बिजनेस भी स्टेब्लिश कर रखा है, आप ऑफलाइन भी पढ़ा रहे, आप ही, ये तो आपकी बात हो रही है ना, आपके घर की। इतना पैसा बरस रहा, बताओ, चारों तरफ से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है,
बैंक वाले भी फोन करके यूं कह रहे बताओ कहाँ रखूं इस पैसे को। मैंने कहा फेंक दो, दिमाग ना खराब करो, बार बार फोन करे जाओ, परेशान कर रहे। मैंने कहा सड़क के खड्डे भर दो पैसे। तो इतना पैसा आ रहा आपके पास, कहाँ रखोगे सर? तो इसका मतलब है ये भी तो एक अर्थव्यवस्था, लेकिन ये मेरी अर्थव्यवस्था, मैं माइक्रो लेवल पर बात कर रहा हूँ। इसका देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है, लेकिन मैं सूक्ष्म स्तर पर बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल पर बात कर रहा हूँ। तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ में आई बात? या लेकिन हम जब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो होलिस्टिक व्यू, वहां हम ये वाली अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ते, ये वाली अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। ये लगी हुई हमारे सिलेबस में, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स लगी हुई। यह समग्र अर्थव्यवस्था के व्यवहार पर केंद्रित होता है। एक जिले की अर्थव्यवस्था हो सके, एक गांव की अर्थव्यवस्था हो सके, अगर एक हमारे पास पर्टिकुलर किसी ब्लॉक की अर्थव्यवस्था की बात करो तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाला। समझने की बात किया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप पूरे देश की बात करोगे समग्र रूप से तो हमारे पास वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आने वाला। तो मैक्रो लेवल पर बात करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर अपनी बात को मैक्रो लेवल पर करता हो, किसी भी बात को, तो समझ जाओ इसका मतलब उसकी सोच बहुत व्यापक हो चुकी। जो सूक्ष्म स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं, अभी उनकी उसका लेवल सोचने का, सामान्य स्तर का, अभी उसकी दिमाग की लेवल, दिमाग का स्तर भी बढ़ानी, परिपक्वता उसके अंदर उस स्तर पर आई नहीं जिस स्तर पर आनी चाहिए। बात बताओ समझ में आई नहीं आई? क्या कह रहा हूं? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। बहुत इंपोर्टेंट डेटा मेरे पास। तो अर्थ समष्टि अर्थशास्त्र समझ में आई? तो हम इसे तो नहीं पढ़ते ना, हम इसे पढ़ते हैं ना हम। ठीक है, सब बात वेरी गुड। आगे बढ़े। जितना तुमने पढ़ा था ना, सारा डेटा बदल दिया मैंने इस बार। वो उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम लिख नहीं पा रहे थे। वो तुम्हारी समझ थी, फाउंडेशन था वो। यहाँ फाउंडेशन भी है, और उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा लिखोगे कैसा, यात्रा कैसे तय हो। सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जितने क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोला गुरुजी, इकोनॉमी क्या हो? अच्छा, बिना फिर क्या तुम, ये एक ऐसा शब्द, इसके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पूरी दुनिया, भारत की अर्थव्यवस्था इसी के आसपास घूमती है, एक ही शब्द के आसपास। एक शब्द को समझ लो, पूरा इंडिया का अर्थव्यवस्था पूरा समझ जाओगे। पूरा एक शब्द पूरी इंडियन इकोनॉमी को परेशान कर रखा, और ये इंडियन इकोनॉमी को नहीं, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा। एक ही शब्द हमारे पास, नाम प्रोडक्शन, उत्पादन। हमारे पास सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला। सरकार ने स्कीम चलाई पीएलआई स्कीम 2020 में, वो भी उत्पादन बढ़ाने के लिए। भारत सरकार की जितनी भी पॉलिसी बनाई जा, सारी इस शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, प्रोडक्शन के। क्यों? क्योंकि देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना, जितनी भी पॉलिसी बनाई जाए, जितनी भी नीतियों का निर्माण कराया जाएगा, कुछ भी, सब इसी ध्यान में रखकर बनाया जा। क्यों? ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। उत्पादन बढ़ाना मतलब देश का जीडीपी बढ़ाना। उत्पादन ही जीडीपी है। कैसे हो? सिद्ध करूंगा आगे जाकर। देश का जीडीपी बढ़ाना, उत्पादन ही जीडीपी है। तो जितनी मैं बातें बता रहा है ना, ये सारी लिखने में भी काम आ गई, आंसर राइटिंग में भी काम आ गई, पर्सनैलिटी में भी लगती होगी। बताओ ये बात समझ में नहीं आई? आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ? उत्पादन, उपभोग, कंजम्पशन होगा, विधियों का समूह है जो यह निर्धारित करता है कि दुर्लभ संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाए। अर्थव्यवस्था का मतलब यही हो, आपके पास जो रिसोर्स ही नहीं है, दुर्लभ संसाधन। वो 1950 का टाइम याद करो, जब नेहरू के हाथ में देश की बागडोर थी। उसने क्या किया, 2 रुपए में कैसे देश चलाया जाए, वो नेहरू से सीखा जा सके। नेहरू को गाली देने वाले लोग आज कुछ भी कह दे, 2 रुपए में कैसे देश चलाया जा सके, वो नेहरू से सीखा जा सके। आज के पीएसयू जो काम कर रहे हैं, आज के आईआईटी आईएम जो ये काम कर रहे हैं, ये सोच थी उस व्यक्ति के, नेहरू की। आज हम नेहरू को भर भर कर गाली दे दो, विजनरी होना किसी व्यक्ति का यूं नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था को खड्डे में पहुंचा देना। भले हम 8.3% पर आज ग्रोथ कर रहे हो, 8.3% पर ग्रोथ कर रहे हैं हम। समझ में आएगी बात? एनएसओ के आंकड़े उठा कर देखो, त्रिमासिक आंकड़े जारी हो उनके, 8.3% पर ग्रोथ जारी कर रहे हैं। एनुअल हो, एनुअल मतलब वार्षिक। कैसे निकाल ले जाए ये मैं बताऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। आज हम बड़ी 8-9% की ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन जो आज के आईआईटी, आज के आईआईएम, ये उनकी देन थी। मनमोहन सिंह को भर भर का गाली दे लो, लेकिन 1991 की अर्थव्यवस्था जिस गहरे गर्त में चली गई थी, उसके बाद वहां से निकाल कर उस आज का ये भारत बनाना, ये उसी की देन है। समझ में आएगी बात? जिस मनरेगा को ये भर भर कर लोग गाली दे रहे थे ना, मनरेगा को भर भर कर गाली दे रहे थे, उस मनरेगा को जब भर भर कर गाली दे रहे थे, जब कोरोना आया, मनरेगा बनाया था 2005 में। सोच किसकी थी? मनमोहन सिंह की। जब मनरेगा आया, कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे आकर लोगों को रोजगार नहीं आता, मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार मिला। सही बात यार। और 2013-14 के टाइम मोदी जी को उठाकर देख लो, या किसी भी इनके बीजेपी वालों को उठाकर जाकर देख लो। मैंने नहीं कह रहा मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, बता रहा हूँ तुम कैसे गवर्नमेंट का, दूसरे वाले को बताऊंगा तुम, कांग्रेस वालों का भी क्या हाल चाल है इनका भी, कि कैसे जो दो नेता कभी भी आपस में दुश्मन नहीं होते। समझ में आएगी बात? वो जनता को किस तरह बेवकूफ बनाते हैं। समझ में आएगी बात? ठीक। तो हम कहते हैं, तो इनके भाषण उठाकर देखोगे ना तुम, उठाकर जाकर देखोगे यार, हाँ
उन्होंने कहा कि मनरेगा, मैंने अपनी जिंदगी में, मोदी जी का लेक्चर है, मैंने अपनी जिंदगी में मनरेगा से बड़ा कोई बेकार प्रोग्राम नहीं देखा। आज उसी का नाम वीजी राम जी कर दिया, उसी का नाम वीजी राम जी कर दिया मनरेगा का। और वो उस मनरेगा ने ही पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को रन करा। लोग काम नहीं कर रहे थे, गांव में लोगों ने जाकर काम करा, समझ गए। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता। तो व्यक्ति का विजनरी होना बहुत जरूरी हो, दूरदृष्टि जिसकी ज्यादा व्यापक होगी, इसका मतलब वो इतना ही ज्यादा कुशल होगा। समझ में आई बात है, वो उसकी नेतृत्व क्षमता को बताएगा, वाह तुम्हारी नेतृत्व क्षमता। बात बताओ, समझ में आई नहीं है हमारे पास? समझ में आ रही धीरे धीरे? ठीक। तो फ्यूचर अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। अब हमें समझना हमारे पास कैसे समझना, मुझे बस मुझे सुनना भी 4 या 5 लाख तक तो मुझे सुनना। उसके बाद तुम्हारी सोच बड़ी हो चुकी होगी, जैसे सोच बड़ी हो चुकी होगी आंसर राइटिंग तुम्हारे हाथों को निकल के चली आगे। ये सब नो की बात बताओ, समझ में आई? तो उत्पादन तो हमारे पास दुर्लभ संसाधन थे, दुर्लभ संसाधनों का कैसे आवंटन किया जा, कैसे बांटा जा, कौन से क्षेत्र को कैसे, गरीब आदमी भी छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उसका भी भला होना चाहिए। यही है हमारे पास अर्थव्यवस्था। समझ में आई बात? यही इकोनॉमी हमारे पास, पता लग चुका? ठीक। क्या कहा था मैंने तुम्हें? एक ही वर्ड जिसके आसपास सब कुछ घूमता हमारे पास, क्या नाम है उसका? प्रोडक्शन। हमारे पास क्या नाम है? प्रोडक्शन। याद रहेगी बात है? पूरी इकोनॉमी इसी के आसपास घूमती है। अब क्यों घूमती है समझ लो बड़े प्यार के साथ। क्योंकि जब देश का जीडीपी कैलकुलेट करा जा, समझ में आई बात? या जब देश का जीडीपी कैलकुलेट करा जा, जीडीपी क्या हो, सकल घरेलू उत्पाद हो क्या, जीडीपी हो क्या है हमारे पास, बात करेंगे। बस देश का जब जीडीपी बनाया जा, तो वहां 3 प्रकार की विधि यूज करी जा। एक तो उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड होगा, एक आय विधि होगी, इनकम मेथड होगा, एक एक्सपेंडिचर मेथड होगा हमारे पास, व्यय विधि होगी। तो कितनी विधियों का यूज करा जा? अब सवाल है भारत में कौन सा यूज कर रहे, भारत में कौन सा यूज कर रहे, और 2015 में हमने क्या कर दिया फिर ऐसा? समझ नहीं बात? 2015 को हम एक डेडलाइन क्यों कहते हैं? देश का जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास वहां भी उत्पादन आगा, तो उत्पादन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, प्रोडक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। पूरे देश की जितनी भी पॉलिसी बनाई जा, इसी को ध्यान में रखते बनाया जा। किसी भी राज्य ने, हमारे पास 28 के 28 राज्य, ये भी किसी नीति का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगर प्रोडक्शन होगा तो उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो फिर आय होगी, आय होगी तो भी जीडीपी होगा, फिर इतना ही खर्चा होगा देश के और राज्यों के अंदर। बात समझ में आई बात? यानी उत्पादन एक बहुत अहम चीज हो चुकी है। अभी समझना बहुत जरूरी है कि उत्पादन हो क्या है। समझ नहीं बात? यार पता लग चुका मैंने क्या कहा तुम, क्या बताया मैंने, बता। हाँ बता। हाँ हाँ, मतलब ये है कि यहाँ तो पढ़ने के बाद में चीजें हमेशा परमानेंट दिमाग में सेट हो जाने वाली। मुझे सुनना भारी काम, सबसे बड़ी काम मुझे सुनना, समझ में आएगी बात? अब हम समझते हैं ये है क्या भला प्रोडक्शन, कौन सी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आप? ये तो मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट। ठीक। हाँ पढ़ो, इधर तो पढ़ोगे इधर तो निकल जाएगा। समझ में आएगी बात? अच्छा ये क्या है, प्रोडक्शन हो क्या हमारे पास? तो इस चीज को हम समझते हैं, उत्पादन एक प्रकार की प्रक्रिया है। अच्छा इसमें हम कच्चे माल को लेते हैं और उत्पाद माल में बदलते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल लिया ना, उसे उत्पाद माल में बदल दिया। कच्चा मटेरियल लिया, अच्छा आटा लिया, पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट बना दिया। अच्छा कुछ तो हुआ इसमें, दया पैसा तो कमाया गया। अरे अच्छा पैसा तो कमाया गया, कहीं तो कमाया गया। आटा कहां से आया? आटा नहीं, गेहूं कहां से आया? किसान के पास से। और उसके बाद वो गेहूं चला कहां गया? शहर में, गांव में? कंपनी कहां लगी हुई? शहर में लगी हुई। समझ में आई बात? या 1 किलो गेहूं 40 रुपए का खरीद कर लेके चले गए, वो पल्ली तरफ तो उसका पार्ले जी का बिस्किट बनाएगा 1 किलो गेहूं का 40 रुपए का, 4000 रुपए का लाके इधर जाकर बेच दिया। वो सारा पैसा किसकी जेब में चला गया? शहर वालों की जेब में। मेहनत किसने करी? यही तो समस्या। ये भी तो सरकार कहती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। वो कंपनी उसी गांव के क्षेत्र में, उसी के खेत के पास लगनी चाहिए, गांव का किसान लगागा उस कंपनी को। यही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। समझ बात? या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारे पास, पता लग चुका? तो इसका मतलब बेनिफिट किस हुआ? बेनिफिट उसे हुआ शहर वाले को। बात समझ में आई बात? और होना चाहिए था किस? गांव वाले को। समझ आई बात? भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। समझ बात? और जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छी तरह काम नहीं करने का, दोनों सेक्टर को डुबा देगा, सेकेंडरी को भी और टर्सरी को हमारे पास, द्वितीय क्षेत्र को भी और तृतीय क्षेत्र को भी, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। अब आगे बात करेंगे इस बात पर।
इस बारे में बात समझ में आई? पहले नु बताओ, पूरी सारी नीतियां किसके आसपास घूमती है? प्रोडक्शन के। अच्छा, प्रोडक्शन का काम क्या है? एक प्रकार का प्रोसीज हो, प्रक्रिया हो, इसमें कच्चे माल को हम उत्पाद माल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। कैसे? इस चीज को कच्चा माल लिया और क्या बना दिया हमने? कच्चा माल लेकर उत्पाद माल बना दिया जिसे हम बेचते हैं। कुछ भी चीज हो, ये मार्कर भी बनाया होगा ना, इसके लिए पहले रॉ मटेरियल लेकर आए होंगे। ये जैकेट भी बनाई होगी ना, समझने की बात, 7,000 की है, समझने की बात है। तो तुम यूं समझ लो, इसके लिए हम पहले रॉ मटेरियल लेकर आए होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को जो लेकर आओगे, और उसके बाद जब इसका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, इस पूरी प्रक्रिया को ही तुम प्रोडक्शन कहते हैं। यही तो प्रोडक्शन हमारे पास। समझ में आई बात है? तो इसमें सरकार पैसा कैसे कमाओ? ध्यान से दे लो, रुक तो जाओ अभी। समझ में आई बात? सरकार पैसा कैसे कमा लेगी इसमें? सरकार की हम बात करेंगे, और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हमारे पास। अच्छा, अब तुम बताता हूं कि उत्पादन होता कैसा है। समझ में आई बात यार? उत्पादन कैसे होता, प्रोडक्शन कैसे होता, किसी भी देश के अंदर प्रोडक्शन कैसे होता, राज्य के अंदर क्या, तो किसी भी देश के अंदर। तो मैं देश के स्तर पर बात करता हूं, किसी भी देश के स्तर पर। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, और खासकर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए बात करूंगा, जोड़ते हुए धीरे धीरे। ये सब पता लगा तुम्हें, डॉलर कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, कैसे दाम बढ़ते हैं, क्या डिवैल्यूएशन होता है, क्या कुछ भी, जो भी तुम सब जिससे तुम भाग रहे थे। समझ बात है? और सवाल तो तुम लगा, ये सवाल था, ये क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बात कर रहे हो बैठकर। समझ नहीं, सवाल था वो, सवाल है ही नहीं हो। ऐसे कि 20 क्लास के बाद सब खत्म होने लगा हो। सबसे पहली बात हमें करना प्रोडक्शन। तो सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मुझे चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, मुझे प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए भूमि। अगर मैं कुछ भी बनाना चाहता हूं तो बिना भूमि को कुछ बना लूंगा? बताओ, कुछ भी नहीं बना सकता बिना, ये हवा में बनाओगे। उसके बाद तो अगर मैंने भूमि ले ही ली, लैंड ले ही ली मैंने, तो उसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा? किराया। इसका मतलब बिना भूमि के, बिना, जो इसका मतलब अगर मुझे किसी भी चीज का उत्पादन करना, बनाना, किसी भी चीज उत्पादन मतलब किसी चीज को बनाना, तो इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भूमि। और भूमि पे क्या देना पड़ता है? किराया। अच्छा, उसके बाद उसके दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर का पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए। और किसी भी प्रोडक्शन की बात हो या देश के अंदर चाहे कुछ भी बन रहा हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो? भूमि। अगर भूमि महंगी, प्रोडक्शन भी महंगा हो जाने वाला। समझने की बात यार? अगर भूमि महंगी मतलब भूमि को, जो भूमि को रेंट पे ले लेंगे, रेंट पे मतलब किराए पे ले लेंगे, अगर किराया महंगा कर दिया उसका, तो प्रोडक्शन भी महंगा हो जाने वाला देश के अंदर, तब भी महंगाई आ जाएगी। बताऊंगा महंगाई कैसे आती है धीरे धीरे। इन पर फर्क, ये कारक है, 4 कारक हैं, ये उत्पादन को प्रभावित करते हैं। उत्पादन को प्रभावित करने वाले, तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करने वाले 4 कारक। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर आलस, पहला कारक। तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करने वाले 4 कारक। पहला, आलस। आज नहीं टेस्ट देती, आज सर में दर्द हो रहा है, आज नहीं पढ़ना चाहिए, कल से स्टार्ट करूंगी। 1 तारीख जो 26 है 2026 के जगह ना, उदंड मचा दूंगी। फिर 4 दिन बाद टाइम टेबल पे पड़ेगा सो रही लेबर हमारे। उसके बाद हमारे पास क्या है? श्रम। हमारे पास श्रमिक क्या होगा हमारे पास? उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? बिना श्रमिक के उत्पादन हो जाएगा? बिना श्रमिक के उत्पादन हो जाएगा? उसे क्या चाहिए बेचारे को? मजदूरी। इतनी बात बताओ, मान लो उसकी मजदूरी कितने रुपए की? 2 रुपए की। 2 रुपए की। मान लो ये पेन है ना हमारे पास, इसका प्रोडक्शन करा हमने, ठीक है। इस प्रोडक्शन बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी? पहले इसके लिए रॉ मटेरियल लाए होंगे, रॉ मटेरियल तो लाए होंगे, तो इस रॉ मटेरियल को ही रखेंगे, तो जगह चाहिए होगी, भूमि चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? इस मटेरियल को बनाने के लिए कोई वहां पानी इकट्ठा कर रहा होगा, बनाने के लिए कोई कुछ कर रहा होगा, मजदूर लगे होंगे बहुत सारे। ये खुद ही बना लूंगी मैं, इतना बड़ा यार, इतना बड़ा बिजनेसमैन आदमी फिर ये काम कर रहा है। समझना की बात? बताओ, जहाँ बैंक वाले फोन कर रहे हैं, बैंक में रखने पैसा नहीं है, 200 कह रहे तो पानी लेके जा रहा हो, पानी लेके जा सकता? बताओ क्या हालत हो गया। दूसरे नंबर पर चले जाओ। तीसरे नंबर पर क्या चाहिए? पूंजी। पूजा नहीं चाहिए, पूंजी चाहिए। पूजा को भूल जाओ, ये बात तो समझ में आई नहीं, ठीक। तो जो पूंजी चाहिए, पूंजी मतलब कैपिटल चाहिए, और उसको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता ब्याज। अगर पूंजी महंगी होगी किसी भी देश के अंदर, जो बैंक तो पैसा लेगा, या पूंजी कहां से मिलेगी? ऊपर से बढ़ेगी नहीं, बैंक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी देश के बैंक डूब जा, तो उसका मतलब वो देश भी डूब जाने वाला। याद रखिए बात यार, पूरी दुनिया में बैंकिंग संकट आया 2008 में, भारत में नहीं आया। समझ नहीं, बच गया भारत। पूरी दुनिया में 2008 में बन गया ही बैंकिंग संकट। कभी जाकर चाहे तो पढ़ सकते हो तुम नेट पर डालकर, लेकिन भारत तब भी 8-9% पर ग्रोथ कर रहा था। सबसे बड़ा योगदान था मनमोहन सिंह का। समझ में आई ये बात? या पूरी दुनिया में बंदी थी, तब भी हम ग्रोथ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देश अच्छी नीतियों का शिकार था, बुरी नीतियों का शिकार नहीं आता। अब उन्होंने कहा ये मोदी जी को बुराई कर रहे हैं, नहीं, मोदी जी कुछ अच्छी बात भी है। समझ में आई बात है? मोदी जी की एक अच्छी बात है, एक इतने साल 75 साल होने के बावजूद भी नेतृत्व करना किसी देश का, ये आम आदमी की बस की बात नहीं है।
समझ बात है। नेता बढ़िया है, बड़े टॉप पे नेता है सिर्फ, अर्थशास्त्री थोड़ा ही ना। तो ब्याज पता लग चुका है, इसका मतलब हमारे पास ब्याज कहां से मिलेगा, इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर अच्छी तरह काम करना चाहिए। अगर किसी देश का बैंकिंग सेक्टर डूब गया, यूं समझ जाओ वो देश भी डूब जाने वाला। क्यों? क्योंकि अगर वहां बैंक से जो लोन लेकर रहा है अगर वो महंगा कर दिया तो सारा प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा लास्ट में। ये तो मुझे मार्कर बनाना था, मार्कर बनाने के लिए मैंने भूमि ली होगी, भूमि ली होगी तो किराया दिया होगा 2 रुपए उसको, उसके बाद मैंने क्या किया होगा, मजदूर बुलाएंगे 2 रुपए उसे दे दिए। छोटे छोटे उदाहरण लेकर आप बड़ी बड़ी चीजों को समझ सकते हो। समझ में की बात है हमारे पास, ध्यान सब। उसके बाद मैंने पूंजी ली होगी, तो पूंजी ली होगी तो पूंजी पर क्या दिया होगा, ब्याज दिया होगा बैंक वालों को। उसके बाद क्या होगा, कुछ भी बना रहे हो, मार्कर तो महज एक उदाहरण है। उद्यमी आए होंगे, सबसे बड़ी चीज उद्यमी, जिसके दिमाग में मार्कर बनाने का आया, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, जिसका इस देश में अकाल पड़ा हुआ अभी। समझ में ये बात है, इनकी किसी भी की मानसिकता कभी भी उद्यमी रही नहीं। यही तो बात मैं तुम्हें कहता हूँ, सबसे खतरनाक चीज है उद्यमी। और उद्यमी को क्या चाहिए, लाभ। बिना 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 प्रॉफिट के वो क्यों करेगा उत्पादन? वो समझ में आई बात। ये 4 लोग, एक 4 चीजें एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाए, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये 4 चीजें एक छत के नीचे इकट्ठा शुरू हो जाए, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, उत्पादन शुरू हो जाएगा हमारे पास। और पूरी देश की नीतियां उत्पादन के आसपास घूमती है। कुछ भी लगेगा तुम लगा अच्छा प्रोडक्शन के आसपास, उत्पादन के आसपास। देखो तुम्हें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊंगा छोटे छोटे उदाहरण पे। ठीक, तो यहाँ इसके ये बताओ हमारे पास यहाँ कितने, इसे मान लो इसे 2 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर इसे लाभ नहीं हो रहा, काम करेगा, कोई मतलब नहीं है। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या भारत के अंदर उद्यमी गायब है। उद्यमी मानसिकता ही नहीं है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों की। 4 5 6 लोग हैं ये उद्यमी बनना चाहते हैं ना। क्या चाहिए, सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि वहां तो सोशल स्टेटस प्राप्त होगा। सच्चाई लेकिन कड़वी है, सही बात है। सोशल स्टेटस प्राप्त होगा, 4 लोग तारीफ करेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो बहुत साल पहले पीछे छोड़ दिया था ना, सही बात है। तो उद्यमी मानसिकता हमारे यहाँ नहीं है अभी, इस स्तर पर जो नहीं है। क्यों नहीं है? कारण पता क्या है, सरकार की जो नीतियां ना वे इसी के उद्यमीपन के आसपास घूमते ही नहीं। कितने जो उद्यमी के कोर्स करते हैं, कितने जो उद्यमी क्लासों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ की उद्यमी मानसिकता होगी इनकी। गुजरात की तरफ चले जाओ, मुझे सरकारी नौकरी, सिविल सर्विस, क्या एग्जाम, ठीक भाग यहाँ से। सरकारी नौकरी वाले हमारे यहाँ रोज ही रोज में। समझ में ये बात है। चारों चीज पता लग चुका है। इस साथ साथ याद रखना, देश की समस्या भी देखनी हमारे पास क्या है। उत्पादन के कितने कारक हो गए बताओ। अगर यूं बताओ, अगर किराया महंगा हो गया तो बताओ प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। तो टोटल बताओ, अगर मुझे एक मार्कर बनाया तो टोटल कितने रुपए का बैठ गए, 8 रुपए। 8 रुपए का बैठ गया, देखो 8 रुपए का बैठ गया। इसका मतलब ये मेरी साधन लागत है टोटल, या इसे फैक्टर कॉस्ट बोल लो। ठीक है, ये मार्कर 8 रुपए का कंपनी से, ये जो मेरी कंपनी थी 8 रुपए का मार्कर था। ये इस कंपनी के अंदर जो मेरी कंपनी थी, कंपनी का नाम बताओ क्या है, SNPVT, SN प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा करके कंपनी मान ली। 8 रुपए का उसने एक मार्कर बना दिया, और जैसे ही मार्कर बाहर निकल रहा था तो पता सरकार का अधिकारी क्या कहा जा रहा। मैंने कहा मैं तो मार्कर बेचने जा रहा हूं। तुझे बताना तेने किस देश में मार्कर बनाया, भारत के देश में। तुझे बताना कोई भी चीज यहां बनाते तो उस पर टैक्स देना पड़ा। मैंने कहा ये क्या बीमारी, मैंने साधन, मेरा साधन था, मैंने सब कुछ करा, सब कुछ मैंने करा। नहीं, देश में रहना होगा तो GST देना होगा, प्रोडक्शन टैक्स भी देना पड़ेगा। तेरा भला होगा। सरकार आई, रास्ते में रोक लिया, 2 रुपए टैक्स लगा दिया। अब मेरा दिमाग खराब होगा। अब मैं 8 रुपए का बेचूंगा उसमें, मैं तो इसमें इसे ऐड कर दूंगा तो 8 और 2 कितने होंगे, 10। सरकार ने कहा तुमने हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर काम कर रहा, एक काम करो, लाओ टैक्स दो। समझ में आएगी बात। या कुछ भी चीज बनाओगे, जितने भी कंपनी वाले कुछ भी चीज बनाते हैं, सबके सब टैक्स दे रहे, जितनी भी कंपनियां। समझ में आएगी बात। या अब जो मैं टैक्स बताता हूँ थोड़ा सा मैक्रो लेवल पर बताता हूँ। सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स हो हमारे पास, कॉर्पोरेट जानते हो, कॉर्पोरेट निगम, बड़े बड़े घराने हमारे पास, उनका टैक्स कोरोना में 22% तक ले आई थी सरकार, 30% से घटाकर। उम्मीद क्या कर रही थी, ये सब चीजों को सस्ता कर देंगे। और उन्होंने करा क्या सकता, एक उद्यमी के अंदर कभी भी नहीं आ सकती, उससे सबसे बड़ी चीज उसे लाभ चाहिए। एक बिजनेसमैन सबसे पहले अपना लाभ सोचता, प्रॉफिट सोचता। और सरकार क्या चाह रही थी, सरकार चाह रही थी हम अगर उन पर टैक्स घटा दिया, सरकार ने कॉर्पोरेट वालों पर टैक्स घटाया तो सरकार ने चाहा कि ये ना चीजों को सस्ता कर देंगे। मानसिकता ही गलत है सरकार की भी, नीतियां ही नहीं पता किस तरह क्या क्या बनाना है, कुछ पता ही नहीं दुनियादारी में, कहाँ के अर्थशास्त्री बैठा दिए। इससे बढ़िया मेरा पढ़ा हुआ बच्चा जाको वो उनसे ज्यादा अच्छा बताता कि किस तरह देश चलता, कैसे देश रन करता होगा। समझ में आया बात है, कितनी गलत नीतियां बनाई जाती हैं, कुछ पता ही नहीं। हम उम्मीद किस तरह कर रहे हैं, समझ बात है। उद्यमी तो उम्मीद कर, उद्यमी को पहले नंबर पर प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट तो काम ही नहीं कर सकता।
इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? धीरे धीरे समझेंगे हम। प्रोडक्शन के कुछ तो पता लगा, हाँ सब चीजें प्रोडक्शन के आसपास घूमती है। प्रोडक्शन के लिए 4 कारक जिम्मेदार हो, अगर इनमें तो कुछ भी महंगा हुआ तो सब कुछ देश में प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, उत्पादन महंगा हो जाएगा। सही बात है यार, महंगाई भी बढ़ सकती है, बढ़ेगी महंगाई भी, घबराओ मत बिल्कुल भी। महंगाई क्या हो बताऊंगा कैसे बढ़ती हो। पहले ये बताओ हमारे पास ये इसम टोटल जब तक कंपनी तक मारा बनकर नहीं निकला था तब तक वो कितने रुपए का था? इसी चीज को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, साधन लागत कहते हैं। कौन सी लागत? साधन लागत। कौन सी लागत? फैक्टर कॉस्ट। जैसे सरकार ने टैक्स लगा दिया, टैक्स भी इसमें ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है फिर मार्केट में अब जो इतना, अगर इतना बिकता हो फैक्टर कॉस्ट पर बेच देते हैं, ठीक है, जाकर बेच देते हैं। अगर सरकार नहीं होती, हमारे यहाँ सरकार है, उसे तो कुछ देना पड़ेगा, या सरकार की यही कमाई है टैक्स। सरकार ने टैक्स लगाया, दोनों को ऐड कर दिया, मर्ज करने के बाद हमारे पास मार्केट मूल्य निकल गया 10 रुपए। अब मार्केट के अंदर उस उपभोक्ता को, उस कंज्यूमर को हमारे पास उसके हाथ में 10 रुपए का मार्कर जाने वाला। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक, इसलिए हमारे पास जीडीपी पे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी हो, साधन लागत पर जीडीपी हो, एक हमारे पास बाजार मूल्य पर जीडीपी हो। समझ बात? जब मैं बाजार मूल्य पर जीडीपी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब सरकार ने टैक्स लगा चुकी है, सरकार टैक्स लगा चुकी। जब मैं साधन लागत पर बात कर रहा हूं, जीडीपी किसी भी चीज के, तो इसका मतलब सरकार ने टैक्स नहीं लगाया अभी। बात बताओ समझ में आई नहीं? तो छोटे छोटे उदाहरण लेकर बड़ी बड़ी चीजें समझोगे तुम, रट्टा नहीं मारोगे सूत्र का बैठ के जाकर। अगर सरकार ने टैक्स नहीं लगाया तो साधन लागत पर वस्तु बेची जा रही, सही बात है। अगर सरकार ने टैक्स लगा दिया, बाजार मूल्य पर वस्तु बेची जा रही। एक देश का नाम बताओ जहां साधन लागत पर वस्तु बेची जाती है, जहां सरकार ने काम कर दी। सरकार नहीं होने की तो टैक्स नहीं देना, सरकार नहीं होगी तो टैक्स तो नहीं देना। ठीक, बताओ, सर्च करके बताना। तुम बताओ मुझे, एक मार्कर बनाने के लिए तो साधन लागत पर हमारे पास साधन लागत समझ में आई तुम्हें? साधन लागत पर जीडीपी और जो हमारे पास बाजार मूल्य पर जीडीपी, दोनों समझ में आ चुके? ठीक, ये देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ, पढ़ो क्या लिखा हुआ। एक तो उत्पादन हो हमारे पास, एक हमारे पास आय हो, एक हमारे पास वही हो, एक हमारे पास प्रोडक्शन हो गया, एक हमारे पास इनकम होगी हमारे पास, एक हमारे पास एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा हमारे पास। एक ही सिक्के के 3 पहलू। अगर किसी को लगता होगा हमारे देश के अंदर उत्पादन हुआ, नहीं रे भाई, जितना उत्पादन हुआ ना इतनी देश की आय हुई, व इनकम है देश की, वो उत्पादन नहीं है, उत्पादन ही आय हो। एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं, उत्पादन हो, आय हो और वही हो। जिस मैं कहूं टोटल मिलाकर हमने एक देश में एक ही मार्कर बनाया, ठीक, कितने रुपए लगे टोटल मिलाकर उसको बनाने में? 10 रुपए। 10 रुपए का बाजार में बिक गया जाता फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास, तो 10 रुपए का उत्पादन हुआ देश में, लोग कहेंगे। समझ में आई बात है? इस तरह जितनी भी वस्तुएं बनती है, जितनी वस्तुएं हमारी दी जाती है, वस्तु और सेवा हमारे पास, उनका सबका कॉस्ट जोड़ा जाता है, वही देश का जीडीपी हो, वही देश का उत्पादन हो। बात समझ में आई है क्या? कितनी वस्तु बनाई जा रही है देश में, सरकार के पास सबका डाटा। सही बात है। अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे पास, कॉमर्स के डिपार्टमेंट हो गए हमारे पास, खासकर एनएसओ का सांख्यिकी विभाग, वो इसी तरह आंकड़े जारी करता, इकट्ठे करता। समझ में आई बात है? देश में कितने रुपए का उत्पादन हुआ पता लग चुका। प्रोडक्शन, उत्पादन, और ये क्या हमारे पास आय और व्यय। मैं कहूं देश में इतने रुपए, 10 रुपए का उत्पादन हुआ, तो 10 रुपए देश की आय होगी। वो जितने रुपए की आय होगी उतने फिर सरकार खर्चा कर दे पर जा। ये तो चल रहा है। ये क्या सरकार ने क्या करा, मेरे पे कमाया, मेरे पे खर्च कर दिया, ये क्या चल रहा है? ये बहुत रिस्की काम है, इतना आसान काम नहीं है। इस चीज को हम बोलते हैं हमारे पास उत्पादन चक्र, हमारे पास अर्थव्यवस्था का चक्रीय चक्र। उत्पादन होगा तो आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी तो खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो फिर वही होगा हमारे पास। इसका इस्तेमाल करेंगे आपका जाकर हम देश देश में, जब जितने रुपए का उत्पादन हुआ इतने रुपए का व्यय हुआ, इतने रुपए का खर्चा हुआ। अभी इतना याद रखना। बात बताओ समझ में ही नहीं है भाई? कोई प्रॉब्लम है तक? इसे नीचे लाइन को पढ़ लो, क्या कहा। अगर मैं उत्पादन विधि का प्रयोग करूंगा किसी राष्ट्र की, किसी नेशनल इनकम नापनी मुझे, नेशनल इनकम मापनी मुझे, राष्ट्रीय आय मापनी मुझे, क्या नापनी? राष्ट्रीय आय। ये मुझे राष्ट्रीय आय मापनी मुझे किसी भी देश की। उस देश की आय कितनी होगी, कितना पैसा कमाया उस देश ने 1 साल के अंदर, तो मैं उत्पादन विधि का प्रयोग कर सकता हूं। वह है क्या, मैं बताऊंगा। आय विधि का प्रयोग कर सकता हूं, वो क्या है मैं बताऊंगा। आय वही विधि का प्रयोग कर सकता हूं। बताओ, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है तक? पढ़ो क्या लिखा हुआ। राष्ट्रीय आय को मापना, नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं हम? ये जो हमारे पास जो जीडीपी, यही तो जीडीपी हो, जितना उत्पादन वही जीडीपी। जीडीपी का नाम याद कर लो हिंदी में, सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब कुल हो,
घरेलू, घरेलू मतलब डोमेस्टिक लेवल पर कितना पैसा कमाया, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक लेवल पर कितना पैसा कमाया हमने हमारे पास, ठीक। उत्पाद हमारे पास प्रोडक्शन कितना हुआ, वही चीज है, तो जीडीपी ही उत्पादन है भाई, कोई अलग चीज नहीं आया। अच्छा, जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, ये हो जीडीपी। अगर तुम्हें पता लग चुका, जीडीपी की परिभाषा पता लगी तुम्हें, सही बात या एक वर्ष निश्चित अवधि, निश्चित मतलब एक साल लगभग, कुछ लोग एक साल क्या हम तुम एक साल ना करियो, क्योंकि कुछ अलग देश भी है हमारे पास, ठीक है, जहां 6 महीने का जीडीपी कैलकुलेट कर लो, पढ़ो से क्या लिखा हुआ। यहां लिख तो दिया किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अभी अंतिम वस्तु और बाजारों, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य हमारे पास। लेकिन कुछ चीजें ऐसी देश की सीमा से बाहर चली जाती है, तब भी भारत के जीडीपी में आती है, और ये पेपर में सवाल पूछते हैं। समझ में आई बात है मैंने क्या कहा, कुछ चीजें ऐसी है, समझ में बात है, जो भारत की सीमा से बाहर आती है, बाहर जाती है, और फिर भी भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होती है। जैसे एयर इंडिया, समझ में बात है, अब तो टाटा ग्रुप के हाथ में हो, एयर इंडिया की जो फ्लाइट हो हमारे पास, ये बाहर जाती है सेवाएं देने, सेवाएं, पैसा कमा कर लेगा ही, सीमाओं का इंक्रोचमेंट नहीं करता, भारत तो बाहर नहीं गई, वह लंदन में चली गई, लंदन का यात्री फिर बैठ के आया, समझ नहीं बात यार, आया, ठीक। तो जैसे ही बैठ कर आया, तो बताओ उसने जो पैसे, मैं यहाँ से इस टाइम मैं लंदन में चला गया, ठीक, एक यूनिवर्सिटी में चला गया, और वहां से जो मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों बैठकर चले आए लंदन से। उसने कहा मुझे आपका इंडिया घूमना, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो आप मेरे साथ। उसने जैसे ही इंडिया घूमने आई, तो उसके हाथ में तो डॉलर ही होगा, समझ बात या, वो डॉलर जो भारत में आई होगी तो भारत में खर्च करा होगा, पक्की बात है। तो वो तो इसका मतलब एयर इंडिया की फ्लाइट भी ले गए उसे, और उसने पैसा एयर इंडिया वालों को भी दिया होगा। मुझे कहा सोनू जी यार एक बात बताओ, ये कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने कहा ये थी, देखो एक्सचेंज वाले बैठे हुए थी, ठीक है, वो कन्वर्ट होकर भारत की जीडीपी आया होगा, तो भारत की कमाई होगी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई चीज सीमाओं ही हो तभी भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होगी, कोई चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी, आगे पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी जो भारत की सीमाओं के बाहर होगी, लेकिन फिर भी भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होगी। बात समझ में आई बात। एसबीआई ने जाकर श्रीलंका में ब्रांच खोल ली, एसबीआई ये बैंक हमारा, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्रीलंका में उसने अपनी ब्रांच खोल ली जाकर, तो बताओ वहां पैसे नहीं कमागा, सीमाओं से बाहर नहीं चला गया, तब भी वो भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होगा, यानी भारत की सरकार की कमाई होगी, वो आसान भाषा में। बात समझ में आई बात, ठीक है। तो ये जो परिभाषा ना, ये थोड़ा थोड़ा जीडीपी को बांधने का प्रयास करती है, समझ बात क्या, अच्छी परिभाषा नहीं है मेरे हिसाब से, समझ में आएगी बात। लेकिन फिर कोई बात नहीं है, लिखने का मौका ही नहीं मिलने का तुम्हें कहीं भी, तुम्हें सिर्फ समझना भी, एक तो हमारे पास बाजार मूल्य हो, एक साधन लागत हो, तो तुम्हें बाजार मूल्य, जब मैं बाजार मूल्य की बात कर रहा हूं, क्या उसमें टैक्स भी इंक्लूड हो, पक्का, समझ बात है। मैंने कहा अगर मैंने मार्केट में जाकर यहाँ लोगों को बेच दिया 10 रुपए मार्कर, 10 रुपए मार्कर, 10 रुपए मार्कर, 10 रुपए मार्कर, इसका मतलब इसके अंदर टैक्स लगा रखा है सरकार ने, ये बाजार मूल्य अंतिम लास्ट तक किसी खातों पहुंचेगा। तो अगर इस देश में सरकार ही नहीं है, इसका मतलब मैं मार्कर बेच रहा हूँ 8 रुपए मार्कर, 8 रुपए मार्कर, ये कौन सी लागत है उसकी, साधन लागत। क्यों? क्योंकि सरकार होना इस बात का प्रमाण है कि उसने टैक्स लगाया है। बात बताओ समझ में नहीं आई, धीरे धीरे समझाऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। बाजार मूल्य भी हो मार्केट प्राइस, ये साधन लागत थी, साधन लागत में आप टैक्स जोड़ दिया था आपने, ये हमारे पास बाजार मूल्य बन गया था। कितने अच्छे हैं आप बताओ, दोनों को बैलेंस कर दोगे आप। जरा एक आप बता सकते हो तो हमारे पास जो जीडीपी हो, क्या हो, जीडीपी, इसी तरह जो जीडीपी हो हमारे पास, अभी जीडीपी क्या हो पता लग चुका। जीडीपी अगर डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला पूरा तमीज से चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन वाले में। जो जीडीपी, एक तो जीडीपी हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पर, सही बात है, एक वो जीडीपी हमारे पास मार्केट प्राइस पर। जीडीपी किस पे होगा भैया, मार्केट प्राइस पर। ठीक बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा कौन सा होगा, मार्केट प्राइस, पक्का। वो तो तुम दिमाग में पढ़ाओ ना, 10 रुपए थे, समझ बात है, तो ज्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अगर नु कहते साधन लागत पर जीडीपी ज्यादा हो तो तुम उसके कान पर रख दोगे, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बदतमीज हो तुम। हाँ समझा दोगे सर कि इसमें टैक्स नहीं है, समझ आई बात है, तो पता लग चुका है। तो बताओ मैं चिड़िया का मुंह किसकी तरफ को रखूं, ये चिड़िया का मुंह इसकी तरफ को रखूंगा क्योंकि ये ज्यादा होगा हमारे पास। ऐसे बहुत सारे सवाल लोग पूछे जाओगे। अच्छा तो देखो सूत्र तो अपने हिसाब से बनते हैं, इसको मैं टैक्स को इधर ले लूंगा, क्योंकि टैक्स इधर नहीं आता हमारे पास, प्लस का तो दर्जा क्या चलेगा, माइनस का, हिंदी में लिख लो, सही बात है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर, जीडीपी मार्केट प्राइस पर, उसमें से क्या घटा देंगे हम, टैक्स घटा देंगे। अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस पर टैक्स घटा दे तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में ही नहीं आई,
कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? पढ़ो क्या लिखा हुआ। ये $4 ट्रिलियन के आसपास होगी। ठीक, 2024 तक हमारा 5 तक से था, इतना तक जाना, 2030 तक हमारे पास से इतना जाना हम। इस डायग्राम को तुम कहीं भी यूज कर सको, मैंने इसलिए दिया तुम्हें। समझ बात या? अगर तुम्हें मेंस के अंदर बता रहा हूं, ये किसी प्रीलिम्स में काम नहीं आने के, ये जो फैक्ट लिखे हैं मैंने, ये किसी की प्रीलिम्स में काम नहीं आने के। इस डायग्राम को मेंस के पर्पस से देखो, जहां भी तुम उत्पादन की बात कर रहे हो, प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, एक पॉइंट तुम्हें लिखने का मिल जाए तुम। समझ बात है? जब तुम्हें लग गया प्रोडक्शन से संबंधित बात हो रही, भाई जी ने क्या कहा था, अच्छा लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास, 3 ट्रिलियन के आसपास लगभग लिख देगा, लगभग $3 ट्रिलियन हमारे पास। यहाँ लिख दे हमारे पास $5 ट्रिलियन 2024-25 तक लग से, ऐसे करके हमारे पास 2000, ऐसे करके एक सीढ़ी बना दे, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। इस डायग्राम को बहुत जगह यूज करेंगे जहां कोई चीजों को बढ़ा रहे हो। सही बात है, तो तुम्हें इतना कॉपी मारना, तुम ये डायग्राम लिखो, क्या करंट स्टेट हमारे पास $2.9 ट्रिलियन के आसपास, हम $2.9 ट्रिलियन का सफर कर रहे हैं। चाइना कहां थी? चाइना कहां चला गया उत्पादन के नंबर पर? $22 ट्रिलियन। गैप देखो, गैप है, गैप तो हो, जो गैप हो, गैप है। अभी जो यहाँ रोड पकड़े हो ना, क्या कहता था अमेरिका, क्या है $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसकी, 500 साल लगेंगे पहुंचने में। क्या कहता था अमेरिका? पता तो हम क्या कर रहे हैं, ये भी तो बताना चाहिए तुम्हें, क्या कर रहे हैं हम। चाइना 2 साल बाद आजाद हुआ हमसे, प्रोडक्शन के मामले में देख लो कहां हो। समझ बात है? और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नीतियां, हमारा मुद्दा प्रोडक्शन का रहा ही नहीं कभी भी देश के अंदर, जाति धर्म के मुद्दे में उलझ गए। समझ में ये बात या ना? यहाँ के लोगों की मानसिकता उद्यमी बन पाई कभी कभी, तो जाति धर्म के, इनके लिए धर्म सर्वोच्च मुद्दा, धर्म कुछ पता ही नहीं दुनियादारी में। अमेरिका क्या है? अमेरिका तो हमारे तो पीछे। तुम देखो तुम कहां सफर कर रहे हो, $5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हो, और वो देखो कहां चला गया, तुम तो 2 साल आगे। सिंगापुर देखो तुमसे कितना का पहुंच गया, छोटा सा देश है, बच्चा सा देश। समझ में आई बात है? वो देखो अमेरिका कहां चला गया, $30 ट्रिलियन। तो सपने में भी मत सोचना बिल्कुल भी। ठीक, अमेरिका आओ, जितने भी लोग हैं ना सिंगापुर में भी रहे, उनका सपना अमेरिका चले जाए, और सब लोगों का सपना अमेरिका जाना। कारण पता क्या? उनकी सबकी नीतियां प्रोडक्शन के आसपास घूमती है, उत्पादन के आसपास घूमती है। भारत के लोगों की तरह नहीं है हमें। समझ बात या? एक बार जापान के अंदर हड़ताल होगी तो भारत के लोग प्रोडक्शन में कमी कर देते हैं। जापान के अंदर हड़ताल होगी, वहां के लोगों, वहां के मजदूरों ने कंपनी के बाहर बैठकर प्रदर्शन करा। समझ में आई बात या? प्रदर्शन करा 5 मिनट में जाने के बाद जूतों की कंपनी में काम करते थे, और एक साल तक एक ही पैर का जूता बनाया, 1 साल तक ही पैर का जूता बनाया। दुनिया की काम करना बंद कर दिया, ताला मार दिया। क्यों? ताकि देश पर फर्क ना पड़े। समझ में आई बात या? फिर अगले दूसरे साल तक दूसरे पैर का जूता बनाया, जब तक उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, इनकम नहीं बढ़ाई। समझ में आई बात या? इसका मतलब उन्होंने काम नहीं रोका है, और यहाँ कुछ भी कर दो हड़ताल शुरू, क्योंकि यहाँ का मुद्दा, यहाँ के लोग जागरूक है ही नहीं। इनका मुद्दा कभी प्रोडक्शन का नहीं रहा, उत्पादन का रहा ही नहीं। और देश में जब जब जितने रुपए का उत्पादन होगा, इतने रुपए की देश की आय होगी, और जितने रुपए की देश की आय होगी, इतने रुपए का देश का खर्चा होगा, और ये सब चीजें जुड़ी हुई। ये हम तो बड़े लोग, सही बात या? पेट यहां तक भर लिया हमने, हरित क्रांति आई गई थी, अब पेट यहां तक भरा हुआ। सही बात या? फिर इन राजनीति सूझ जाएगी, फिर इनका मानसिक स्थिति खराब है इनकी। जिस व्यक्ति की भी मानसिक स्थिति खराब हो ना, मेंटल हेल्थ, उसे 10 दिन खाना मत दो। जिसकी लगा ना उसकी मानसिक स्थिति खराब, मुझे मेंटली बहुत प्रेशर पड़ रहा है, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेंटली मैं कैसे फिर स्टेज से बाहर निकलूं, उसे 5 दिन खाना ना दो। सही बात या? जितने भी राजनेता पैदा हुए, हरित क्रांति कहां पैदा हुई? हरित क्रांति पैदा हुई यूपी बिहार के क्षेत्र के अंदर ही, इस एरिया में। तो नेता भी कहां पैदा हो रहे? यूपी बिहार के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि पेट भर गया ना, जब पेट भर गया राजनीति सूझ जाएगी। और वही सब सिविल में सवाल पूछ रखा है। अब देखो 2047 से हमारा जीडीपी, ये 1947 था, 1947 से हमारा जीडीपी चाइना से ज्यादा था, और चाइना 2030 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब सोच लो तुम, उसका सपना अमेरिका को पीछे छोड़ना। जो देश हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, वो आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। कारण क्या है? उसकी नीति प्रोडक्शन के आसपास घूमती है। और दूसरा क्या है, वहां उन्होंने प्रोडक्शन पर उद्यमी मानसिकता पर बल दिया। वहां सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते लोग। समझ में आई बात क्या? कि एक सरकारी नौकरी लग गया और गांव में ढोल बजा रखे। अपने देश को तो देख लो कहां जा रहा हो। समझ में आई बात क्या? कांस्टेबल बनानी, उस बता रहे, अच्छा ये तो पता नहीं विद्वान बन गया, वो कांस्टेबल को पसीने आ रहे हैं वहां ऑडियो के बीच में खड़े हुए। उसकी हालत बेचारे की खराब है। उन्होंने सोच रहा है यार, इन्होंने दूसरों, एक बार तो दिमाग में आता होगा, 2 लोग आए हो,
रिंग कावड़ी जा रहे हैं साइड में, समझ की बात है। और तुम बताओ कावड़ी कितने हुड़दंग हो, उनके सामने किसी की चलने की, समझने की बात है। ऐसी बात नहीं, अच्छे भी हो या कोई भी दूसरे धार्मिक समारोह में खड़ा हुआ हो ऐसा करके, तो इतनी तो दिमाग में आता ही होगा कि यार कहाँ नौकरी कर रहे हो, आता ही होगा। हाँ, कह नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक, वही बात हो ऊंची दुकान फीके पकवान, समझ बात है। नई नई आंखें हो, हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे अब घर अच्छा लगता है। और मिलने जुलने वालों में सभी तो एक जैसे हैं, जिनसे नहीं मिले वो अक्सर अच्छा लगता है। और हमने भी सोकर देखा है नहीं पुराने शहरों में। अब कुछ भी दो, कुछ भी हो, अब तो अपने घर का बिस्तर ही अच्छा लगता है। अच्छा, समस्या कहाँ? तो इतनी बात बताओ समझ में आई पूरी नीति। तो इसका मतलब प्रोडक्शन तो बहुत बड़ी चीज है, उत्पादन। प्रोडक्शन के बेस पे चाइना कहाँ चला गया, अमेरिका कहाँ चला गया, कर लोगे पीछा। इस हालत में नहीं कर पाओगे, जो तुम्हारी हालत है इसमें नहीं कर पाओगे, समझ में आई बातें। अब कुछ लोग कहते हैं आज हम 8-9%, 8.3% पर ग्रोथ कर रहे हैं इस टाइम में, हम 8.93%, 8-9 पर ग्रोथ कर रहे हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। ग्रोथ हो रही, जॉबलेस ग्रोथ, इसे बोलते रोजगार विहीन समृद्धि। ऐसी समृद्धि कैसा, क्या फायदा, समझ बात किया। इसे हम ऐसी समृद्धि कहते हैं ऊपर तुम कोट पैंट पहन लिया हो और नीचे चप्पल पहन रखी हो, समझ बात किया। ये कैसा दूल्हा, रोजगार ही नहीं है लोगों के पास। ठीक, तो अभी मैंने कहा ना 5 दिन तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है तुम्हारा, 5 क्लास तक तुम्हें सुनना और 6वीं क्लास में जाऊंगा मैं सारा सब कुछ लिखना बता दूंगा, तुम ये सब कुछ यूज करना बताऊंगा तुम। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारी कल को मुलाकात होगी, प्रोडक्शन के बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे।